नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज देश का लोकतंत्र के पर्व का समापन हुआ और अंतिम जो मतदान था लोकसभा चुनाव के लिए वो 7वें चरण का आज कंप्लीट हो गया। दोस्तों, चुनाव का मतदान कंप्लीट होने के साथ ही जिस बात का बेसब्री से पूरे देश के मीडिया को इंतजार था और आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि देश के लोगों को, मतदाताओं को भी इंतजार था। आखिर वो जानना चाह रहे थे कि उन्होंने जो वोट दिया है वो ज़्यादातर लोगों के साथ दिया है या कुछ लोगों के साथ दिया है। मतलब अभी चूंकि रिजल्ट नहीं आया है तो उनकी मतदाताओं में भी उत्सुकता निश्चित तौर पे आम लोगों में थोड़ी बहुत होती है कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनका वोट सही जगह गया कि नहीं गया। मतलब उनका जो जहाँ पर उन्होंने वोट दिया है वो प्रत्याशी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, उसकी कितनी संभावना है। वो संभावना चूंकि अभी हर संसदीय क्षेत्र के आधार पे तो व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन मोटे तौर पर जो पार्टियों का जो सर्वेक्षण आया है, जो रुझान आया है, उससे ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं ने अपने जो वोट दिए हैं वो वोट सही जगह गया है या जहां उनकी अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं हुआ ऐसा काम। मतलब उनका प्रत्याशी शायद मुकाबले में नहीं होगा। तो ये सर्वेक्षण का आज जो है वो पूर्व चुनाव जो जो घोषणा होती है, जो हर बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, सब में इस बात का टीवी मीडिया में इंतजार रहता है, डिबेट होती हैं। और जैसे ही शाम को 5-6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई उसके बाद से तेज़ी से ही इस मामले में देश के जितने भी प्रमुख मीडिया चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, सब में ये डिबेट दिखाई जा रही है। और बाकायदा सब ने अपने अपने तरीके से इनका आकलन भी किया है कि किस दल को किन राज्यों में कहाँ पर कितना प्रतिशत वोट मिला है या कहाँ पर किन की ज़्यादा सीटें मिली हैं। इसकी संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है और सर्वेक्षण के आधार पर जो ये चर्चा हो रही है। तो अलग अलग पार्टियों के मामले में अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं और कुछ स्वतंत्र एजेंसियां भी हैं जिनके सहयोग से ये सर्वेक्षण किया गया है। दोस्तों, सर्वेक्षण की मैं बात नहीं कर रहा, वो आपने सबने मीडिया चैनलों पे देखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वेक्षणों में। एक बात और बता दूँ आपको इससे पहले कि मैं मूल विषय पर चर्चा करूँ, जो आज का मकसद है वीडियो बनाने का, कि जितने भी सर्वेक्षण आए उनमें ज़्यादातर में यही कहा गया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर वापस देश के प्रधानमंत्री होंगे। अभी अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, और अब वो तीसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे। ये इस बात का कयास लगाया जा रहा है। तमाम चैनल, कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा कि जो इंडिया गठबंधन है, अलायंस है कांग्रेस के साथ, जो गठबंधन है पार्टियों का, वो बहुमत में आ रहा है। सारे सर्वेक्षण, जितने भी चुनावी सर्वेक्षण आए हैं, जो नतीजों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं। मैं दोस्तों इस पे बात नहीं कर रहा। ये आप सब देख रहे होंगे मीडिया चैनल पे, आपने ये सब ने आज उत्सुक देखा भी होगा। जो लोग नई भी टीवी के न्यूज़ वगैरह देखते हैं वो उन्होंने भी आज कहीं ना कहीं ये दिलचस्पी रहती है कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में क्या होगा। और ख़ासतौर से सबकी निगाहें खासतौर से नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं कि उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा। और दूसरे जो दल हैं, राहुल गांधी और तमाम उनके जो नेता हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य का परिणाम होगा। तो ये पूरा कयास इस बात को लेके बहस मुबाहिसे हो रहे हैं टीवी पर, खूब ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस हो रही है। मैं दरअसल आपका जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो दूसरे बिल्कुल विषय से हटके दिलाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब ये सर्वेक्षणों में साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापस सरकार बनाएगी, यानी कि तीसरी बार लौटेगी सत्ता में, तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, किसी भी मीडिया हाउस ने इस पर चर्चा नहीं करी कि अब क्या करेगी सरकार, अब होगा क्या। अब सरकार के जो कलेवर तेवर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया रूप है, अब वो तीसरा वर्जन, यानी कि पहला वर्जन आपने उनका 5 साल में देख लिया, उन्होंने जो जो काम किए या जो भी कुछ विवाद रहे उस दौरान, दूसरे 5 साल में भी आप लोगों ने देख ली, उनकी परफॉर्मेंस देख ली है। उसी के आधार पर देश के लोगों ने, मतदाताओं ने तय किया है दूसरी जो परफॉर्मेंस पूरी 5 साल केंद्र सरकार की रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी की इस राज्यों में जो सरकारें हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहता ही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या खराब रही है या औसत रही है। तो 2 कार्यकाल देख चुके हैं। तो ये जो तीसरा वर्जन है, इसमें मोदी आखिर कैसे उभरेंगे, देश में क्या कुछ बदलेगा, ये भी मैं कयास के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि सारे मीडिया हाउसेज ने
मुझे इस बात का, चूंकि मैं कोई मीडिया हाउस नहीं चलाता, लेकिन चूंकि मैं लगातार खबरों से जुड़ा हुआ हूं और खबर नवीस हूं, तो मुझे इस बात का पूर्व अंदाजा पहले से था, जो भी मीडिया हाउस दिखा रहे हैं कि केंद्र में वापस भारतीय जनता पार्टी सरकार लौटेगी। चाहे वो मार्जिन बेशक कम हो जाए, सीटों की का अंतर बेशक कम हो जाए, पर मेरा ये पक्का यकीन था। हालांकि मैंने इसमें बहस नहीं करी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे स्रोत नहीं है। आपके पास ये अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मीडिया हाउसेस के पास बहुत सारे साधन संसाधन होते हैं, ये फील्ड में निकल के सर्वेक्षण करते हैं, उस आधार पर ये सूचनाओं का फिर एकत्र करके उनका एनालिसिस करते हैं। पर चूंकि मेरे पास, लेकिन मैं लगातार खबरें देख रहा था, तो खबरों से जो मुझे जो अंदाजा लग रहा था, रुझान लग रहा था, वो यही लग रहा था कि वापस तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अलायंस है, वो सरकार रिपीट होगी। ये मुझे इसका पूर्व अनुमान पहले ही था, लेकिन मैं इसको आपके सामने इसलिए नहीं रख सका क्योंकि मेरे पास कोई आधार नहीं था इस बात को कहने के लिए, कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन ओवरऑल जब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया तमाम मुद्दों को लेकर कि देश के लोगों को कौन से मुद्दे अपील कर सकते हैं, मैंने सिर्फ यहीं तक अपने आप को सीमित रखा और यही माना कि जिन मुद्दों को देश के लोग अपील कर सकते हैं और कौन से मुद्दे हैं कि जो विपक्ष ने उठाए या जो सत्ता पक्ष ने उठाए, यानी कि केंद्र सरकार ने उठाए, वो लोगों को अपील नहीं कर रहे। मतलब ये चूंकि एक आम आदमी की फीलिंग से जुड़ा है, तो जो चीज़ मुझे अपील नहीं कर रही तो शायद ज़्यादातर लोगों को अपील नहीं कर रही होगी। क्यों, जो तटस्थ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो उसको तो कुछ भी खिलाफ नज़र नहीं आएगा, वो पार्टी का वर्कर या नेता, पदाधिकारी या मंत्री है, वो तो हमेशा अपनी पार्टी का फेवर ही करेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि जो आम लोगों की फीलिंग्स हैं, वो चुनावी मुद्दों को लेकर जो दोनों दलों ने उठाए वो क्या क्या हैं। तो खैर, अब मैं इससे इतर बात कर रहा हूं कि अब तीसरी टर्म में यदि केंद्र में मोदी सरकार आती है तो क्या परिणाम निकलेंगे। दोस्तों, मैं मोटे तौर पे इस पर चर्चा कर रहा हूं आज, और मैं चाहता हूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जब चुनाव आ जाए 4 तारीख को, उसके बाद जब सरकार गति पकड़ेगी, वापस सरकार सत्ता में आएगी, शपथ लेगी सरकार, जो जिसकी संभावना है पूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई भविष्यवाणी है, जितनी भी सर्वेक्षण है सही है, लेकिन जिसकी ज़्यादा मतलब अधिक प्रबल संभावना उसकी यही है कि सरकार लौटेगी। यदि सरकार लौटती है तो सरकार का नया रूप, जो रंग है उसका, जो कलेवर तेवर है, वो क्या होगा। मैं दोस्तों कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इन पे मोदी सरकार ये करेगी। सबसे पहले करप्शन की बात कर लें। मोदी सरकार दोस्तों इस बार बहुत बड़ा हथौड़ा लेके आएगी। अब तक तो जो हथौड़े थे वो छोटे मोटे थे, क्योंकि मोदी सरकार को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भ्रष्टाचार को इस देश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो पिछले 5 या पिछले 10 सालों में आप कहें कि सीबीआई और ईडी ने, जम और आयकर विभाग ने, तीनों ने, जो केंद्र की 3 एजेंसियां हैं, जो पावरफुल ताकतवर एजेंसी हैं केंद्र की, इन्होंने पूरे देश में जबरदस्त छापेमारी की है और लाखों करोड़ की संपत्तियों जब्त की है, बरामदगी की है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये इसमें ये है। तो आम जो देश के लोग हैं, आज भी देश का शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, मैं बीजेपी की बात भी कर रहा हूं, कांग्रेस की और तमाम अन्य दलों की, कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना लेन देन के काम होता हो, जहां पर अफसर बाबू कर्मचारी आपको राइट टाइम आते हो, डिसिप्लिन में रहते हो और आम लोगों से तमीज से बात करते हो। इसमें तो दोस्तों बहुत साल लगेंगे। लेकिन यह है कि जहां जहां बीजेपी का राज्य है और जहां पर केंद्र के जो विभाग हैं, उनमें डर जरूर है कि हमारी कोई शिकायत नहीं हो जाए। और इस तरह से वो रिश्वत लेने से मतलब छोटी मोटी कार्रवाई तो देखो, रिश्वत पूरी तरह से बंद तो दुनिया के किसी भी कंट्री में ना हुई है, ना होगी, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन भय जरूर उनके अंदर रहता है कि ये केंद्र सरकार के विभाग हैं या बीजेपी जिन राज्यों में है, वहां पर आसान नहीं है ये सब करना, बहुत मुश्किल काम है और खुलेआम तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में, तो खुलेआम लूट मची हुई थी भ्रष्टाचार के मामले में। हर दल अपने अपने, चूंकि संयुक्त दल थी कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों की भी सत्ता थी केंद्र में, तो उन्होंने लूट खसोट मचाई और बाकायदा अपना अपना कमीशन फिक्स कर लिया, हिस्सा, कि हमको इतना शेयर चाहिए, हमको इतना शेयर चाहिए। वो सबके आपके सामने है, उस पर मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। तो पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूं ये बात, ये मेरी भविष्यवाणी है, बतौर पत्रकार मैं ये कह रहा हूं, कई नेता विपक्ष की पार्टियों के जेल जाएंगे। आप देख लीजिए, छापेमारी होगी जबरदस्त तरीके से। और छापेमारी में अभी जो बड़े नेता हैं पार्टियों के, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्षी जो नेता हैं वो निश्चित तौर पे जेल जाएंगे, उन पे ईडी सीबीआई के छापे पड़ेंगे।
और आप देखना उनकी गिरफ्तारियां होंगी और उनके यहाँ से अच्छी खासी जायदाद की जानकारी मिलेगी इलीगल तरीके से जो जमा की है। ये आपको पता ही है कि पिछले दिनों कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ से कितने 100 करोड़ रुपए नकद निकले हैं। मतलब बेशर्मी की हद ये है, इसके बावजूद भी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई देश के सामने, और उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि देश की जो नब्ज है वो क्या है, मतदाता देश के क्या चाहते हैं। मतदाता ये चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन चेहरा सामने रखा जाए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। जो ऐसी बात कर देगा वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। तो विपक्षी दलों ने हल्ला ये जरूर मचाया कि उन पर छापे पड़ रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने यह कभी नहीं बताया कि यह खत्म कैसे होगा, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म देश से कैसे किया जा सकता है। तो एक तो रहा दोस्तों मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा रहा देश की सिक्योरिटी का। उसमें पहले ही मजबूती आ चुकी है। हालांकि अभी कभी कभी ये खबरें मिलती हैं कि कहीं पर कोई आतंकवादी प्लान करते हुए पकड़ा गया है, और ये बहुत रेयर हो गया। हालांकि ऐसी वारदात देश में नहीं हुई है बहुत बड़ी इन 10 सालों के दौरान, लेकिन जो अमित शाह हैं वो हो सकता है वापस गृह मंत्री बनाए जाएं, और देश में जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो और ताकतवर बन के उभरेंगी निश्चित तौर पर। तीसरा, जहाँ तक विदेश नीति की बात है, हमारे जो इससे पूरी दुनिया में एक जरूर मैसेज जाएगा कि अब तक भारत ने विदेश नीति में जो जो स्टैंड लिए हैं और जो मजबूती से स्टैंड भारत ने लिए हैं, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे अमेरिका का मामला हो, चाहे और पाकिस्तान का मामला हो, मिडिल ईस्ट का मामला हो, यूरोपीय देशों का मामला हो, कोई भी देश हो, भारत ने जो अपनी नई जो पॉलिसी एक तरह से कहे बदली हुई जो विदेश नीति है उसमें बताया है कि भारत बहुत ताकतवर है और भारत को अपनी जड़ों से और संस्कृति से लगाव भी है। ये भी हर मौके पर लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात पूरी दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामने रखी है। तो ये भी एक निश्चित बात है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें और अब मजबूती आएगी। दुनिया में भारत आप जानते हैं लगातार क्लेम कर रहा है कि हमको वीटो पावर दी जाए। तो ये दावेदारी इस बार चूंकि भारत में तीसरी बार मजबूत सरकार शायद होगी, तो ये दावेदारी और मजबूत होगी इसी के साथ कि यूएनओ में हमको वीटो पावर की जो हमारी मांग है उस पर सरकार पूरा फोकस करेगी। विदेश नीति का एक भैया बड़ा पार्ट हमारा रहेगा और उस पर हम पूरी ताकत लगाएंगे। और जिन देशों से और जो हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, खासतौर से व्यापारिक संबंध जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है, वो इस कार्यकाल तीसरे जो कार्यकाल है, यदि ये तीसरा कार्यकाल बीजेपी आई उसमें, तो और मजबूत हमारे रिश्ते होंगे उनसे। व्यापारिक, सांस्कृतिक, तमाम तरीके के जो रिश्ते हैं दुनिया भर के देशों से, जिनमें अभी एक्सेस लेना बाकी है जहाँ तक, और ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पर हमारी अभी पूरी उनसे एक्सेस नहीं है, वहाँ से बहुत मजबूत हमारे द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते नहीं है, वो भी मजबूत होंगे। ये तीन पक्ष दोस्त। और चौथा पक्ष दोस्तों मैं बताऊं लॉ एंड ऑर्डर का, कि जहाँ तक जिन बीजेपी के जो राज्य हैं, और ख़ासतौर से मैं यूपी की बात करूं विशेष तौर से, चूंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों और मजबूत होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से सर्वाधिक सांसद जीत के आने की संभावना है भाजपा के। जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, जो सर्वेक्षण के आधार पर दिखा रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस को और एसपी का जो अलायंस है उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, वो बहुत कम सीटें उनको मिल रही हैं। ज़्यादातर सर्वेक्षण में भाजपा को वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। उसमें सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी का प्रभाव जरूर है, लेकिन असली जो श्रेय जाता है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है। वहाँ दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा था पिछले 10 साल में लगातार रहा है, वो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। उसके बाद निवेश का, जहाँ तक शांति नहीं होगी तो वहाँ निवेश हो ही नहीं सकता। तो ये जो सबसे बड़ा इशू है, और ये देश में आंतरिक सुरक्षा का जबरदस्त इशू है। आपने देखा होगा कि किस तरह धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में किस तरह की शांति है। कश्मीर में ना कोई पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। और देखिए दुर्भाग्य है, ये विपक्षी दल मतदाताओं की नब्ज नहीं समझते कि देश की आम जनमानस में क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो चाहते हैं। अपने घोषणा पत्रों में लिख दिया कि 370 वापस सत्ता में आए तो लागू कर देंगे, केवल तुष्टिकरण की नीति मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने ये पत्ते खोले मुसलमानों के मामले में, भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक तीर निकालकर इन पर दागने शुरू किए। अब ये पूरी तरह डिफेंसिव हो गए, ये ऑफेंसिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी जिन मुद्दों को लेकर, अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के मामले को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो उन्होंने शुरुआत करी राजनीति की, तो वो उल्टा पासा पड़ गया। वो पूरा जो है ना वो टोकरा इन्हीं के माथे पर आ गिरा। वो प्रधानमंत्री मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक से एक तगड़े तीर इनके ऊपर चलाए हैं, और निश्चित तौर पर लोग, पूरे देश की जो जनता है उसको अपील भी करती है।
तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने जो तस्वीर रखी है, ये इलेक्शन के बाद जब सत्ता में जो पार्टी लौटेगी, जिसकी पूरी संभावना है, जो सारे सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापस लौटेगी और प्रधानमंत्री मोदी अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे देश के, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो उनकी जो जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। और एक बात और, चूंकि इस बार बेरोजगारी को लेकर काफ़ी आरोप लगे हैं केंद्र सरकार पर कि बेरोजगारी की दर बढ़ी है, तो हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता से प्रयास करे। सरकारी नौकरियों में और निजी नौकरियों में निवेश कैसे हो और रोजगार कैसे बढ़े, तो ये जो फोकस मुद्दे हैं इन पे सरकार जरूर काम करेगी। तो ये दोस्तों मेरा आपके सामने विनम्र आकलन है कि किस तरह से होगा। आपने ये सब डिबेट देख लिए, मैं इससे एक स्टेप आगे की आपको मैंने जानकारी दी है। ये बतौर पत्रकार जो जिन सूचनाओं को मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस करके ये चीज़ तैयार की है और ये आपके सामने पेश किया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार निशाना साधती रही है और उनके जो करप्ट नेता हैं उनको जेल में ठूसा उन्होंने। हालांकि विपक्षी दल ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगातार लगाते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुके हैं और वहाँ से मात खा के वापस आ गए। इनकी याचिका ये सुप्रीम कोर्ट के ने जब इनको हड़काना शुरू किया तो इन्होंने डर के मारे वो याचिका वापस ले ली थी, ये आपको पता ही है। तो अब वापस, लेकिन चूंकि सरकार अब आएगी तो अब भ्रष्टाचार जो नेता लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, वो दोस्तों बच नहीं पाएंगे, उनकी अब शामत निश्चित तौर पे आने वाली है। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।